हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एयर एयर क्या है? सबसे पहले हम एयर वर्ड को या एयर को हम जानते हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। एयर मीन्स हवा। अब हवा किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल है वो सब ऑलमोस्ट हमें पता है कि हम जब हवा होती है जब ही हम सांस ले पाते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, हम ब्रेथ नहीं कर पाएंगे। तो सेम बस उसी को आपको लगा के चलना है। हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से एक बिग ब्लैंकेट से, एक बहुत बड़े ब्लैंकेट से ढकी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। सभी लिविंग बींग्स, जो भी जीवित चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर, वो सब एक दूसरे मतलब सबकी सब किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? एटमॉस्फेयर के ऊपर जीने के लिए। अगर एटमॉस्फेयर हमारा नहीं होगा, अगर हवा नहीं होगी, एटमॉस्फेयर नहीं होगा जो कि अर्थ के चारों तरफ है, तो कोई भी लिविंग बींग नहीं रह पाएगा, कोई जीवन नहीं होगा अर्थ के ऊपर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या करता है? ब्रेथ लेने में हेल्पफुल है। हवा में हम ब्रेथ ले सकते हैं। ऐसी हवा हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। और हमें ये जो एटमॉस्फेयर है प्रोटेक्ट करता है किन से? हार्मफुल इफेक्टिव जो सन रेज आती हैं, जिनको हम यूवी रेज बोलते हैं, उनसे भी एटमॉस्फेयर हमारी प्रोटेक्शन करता है। बिना ब्लैंकेट के, बिना इस प्रोटेक्शन के, एटमॉस्फेयर जो ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर का जो अर्थ के चारों तरफ ब्लैंकेट सा बना हुआ है, उसके प्रोटेक्शन के हम नहीं रह सकते। वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। अगर ये ब्लैंकेट ना हो तो हम अर्थ के ऊपर दिन के टाइम में तो बिल्कुल मतलब बेक हो जाएंगे। जिस तरीके से ब्रेड को बेक किया जाता है या कुकीज़ को बेक किया जाता है, इसी तरीके से हम भी, क्योंकि उस टाइम पे हीट बहुत ज़्यादा होगी सन की, और नाइट टाइम पे बिल्कुल फ्रोजन हो जाएगा सब कुछ जम जाएगा अगर एटमॉस्फेयर ना हो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमें प्रोटेक्शन करता है। जो सन से आने वाली डायरेक्ट हीट है उनसे भी हमें प्रोटेक्शन देता है कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीट ना आ जाए सन से हमारे अर्थ के ऊपर। इतनी ही हीट आ पाती है जितनी हमारे लिए अच्छी है या हम जितनी में जीवन संभव है। और नाइट में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो पाती क्योंकि वो उस हीट को रात को भी पकड़े रखता है, हमारा एटमॉस्फेयर बाहर नहीं जाने देता, जिसके कारण हमारी अर्थ थोड़ी वार्म रहती है और जिसके कारण सब कुछ जम नहीं जाता। इसीलिए लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैव मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लाइवेबल। इसीलिए जो एयर का मास है, ये जो एयर है हमारे चारों तरफ, ये जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इसी के कारण हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है डे एंड नाइट दोनों में। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा? तो दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और नाइट के समय में बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अब यहाँ पे देखो, डू यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि ये जो गैस है, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारी अर्थ को वार्म रखती है, अर्थ की जो अंदर की हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है। अब इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है। अब जब एटमॉस्फेयर पे ये गैस बढ़ती है, अब कैसे कैसे बढ़ती है? नॉर्मल तो बढ़ती ही है, ठीक है, जो नॉर्मल हमारे यहाँ है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक है, कार से निकलने वाले फ्यूम्स है, और जो भी हीट यहाँ पे रिटेन होती है हमारे अर्थ के ऊपर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, तो वो क्या करती है? इस टेम्परेचर को बढ़ा देती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जितना नीड है उतने से बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो स्नो है जो हमारी अर्थ पे पोल्स पे जो बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट पार्ट है, जहाँ पे सन रेज डायरेक्ट नहीं जा पाती, तो वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, स्नो होती है बहुत ज़्यादा। तो क्या होगी? वो स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और मेल्ट होगी तो वो कहाँ जाएगी? सी में जाएगी। नदियाँ बना के, नदियों के रास्ते वो सी में जाएगी, और सी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो उसके आसपास के कोस्टल एरियाज़ हैं जो सी से टच होते हैं, वहाँ पे क्या होगा? फ्लड आ जाएगी। और वहाँ फ्लड आ गई तो क्या होगा? वहाँ के जो आसपास के एरियाज़ हैं वो सब डूब जाएंगे। और जब वो वहाँ के जो एरिया डूब जाएगा तो उसके साथ साथ वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वहाँ पे जो प्लांटेशन पाई जाते हैं, जो वेजिटेशंस पाई जाती है, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो या तो लुप्त ही हो जाएं या फिर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होती है तो उससे बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम हम लोगों के सामने आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, यानी कि एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है, क्या कंपोजिशन है उसकी। अब जानते हैं जो हमारे आसपास हवा है जिसको हम लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, तो जो हवा हमारे अंदर जाती है वो किस किस चीज़ों का मिक्सचर है, कौन कौन सी गैसेस उसके अंदर है। तो उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो 2 गैसेस हैं, दोनों गैसेस हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और जो बाकी गैसेस हैं वो बहुत कम मात्रा में। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन कौन से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। अब एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। और जो बाकी की गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी हीलियम हो गई, ओजोन, आर्गन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ये सारी की सारी जो गैसेज है ये बहुत कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं। अब इन्हीं गैसेज के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, जैसे कि टाइनी डस्ट, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी हवा के अंदर हमेशा मौजूद होते हैं। अब आपके सामने एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें आपको परसेंटेज बताई गई है कि कौन सी एयर के अंदर कौन सी गैस की कितनी परसेंटेज है। जैसे कि आप देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन की। कितनी परसेंट है, 78%। हमारी जो एटमॉस्फेयर है हमारा अर्थ के चारों तरफ, उसके अंदर जो गैसेस पाई जाती हैं, जो मिक्सचर पाया जाता है, उनकी परसेंटेज आपके सामने रखी गई है। तो उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, कितनी, 78%। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ये ब्लू कलर जो है इसमें ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन कितनी है, 21%। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, जबकि ये इंक्रीज होती जा रही है। इसी के कारण हमने अभी पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है सबसे बड़ा वो यही गैस है। अब ये गैसेस जहाँ से भी गर्मी निकलती है, जिन चीज़ों से, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर निकलती है। ठीक है। अब ये देखिए ऑर्गन 0.93% पाई जाती है, और बाकी अदर चीज़ें जो हैं वो 0.04% पाई जाती हैं। बाकी अदर चीज़ों में और भी गैसेस के अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है हवा में। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हमारी सांस अंदर जाती है, तो उसके साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, और वहाँ से फिर वापस आ जाती है। लेकिन प्लांट को इनकी नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की नीड ज़्यादा होती है जीने के लिए। अब वो डायरेक्ट तो उसको ले नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे एयर की नाइट्रोजन है उसको चेंज कर देते हैं किसकी, सॉइल नाइट्रोजन में, जिसको प्लांट डायरेक्ट यूज़ कर पाते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो सेकंड प्लेंटीफुल गैस है हवा के अंदर। जो हमारी फर्स्ट थी वो कौन सी थी, नाइट्रोजन, और सेकंड नंबर पे हमारी ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 21%, और नाइट्रोजन कितना है, 78%। तो ऑक्सीजन का हम सबको पता है, हम ह्यूमंस, एनिमल सब ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जो कि हवा के अंदर होती है। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, और वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन होती है, उसमें वो ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। इन दिस ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए क्योंकि ह्यूमन और जो एनिमल है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जबकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इनका जो मेंटेनेंस है वो बना रहता है, वो सेम रहता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में ट्रीज को काट देंगे तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हमें प्लांट्स को या ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, जिससे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये जो मेंटेन रहे, इनका बैलेंस, गैसेस का बैलेंस मेंटेन रहे। क्योंकि अगर सभी सिर्फ ऑक्सीजन लेने वाले होंगे और कोई ऑक्सीजन इसमें लेके नहीं आएगा इन्वायरमेंट में, यानी सारे ट्रीज कट जाएंगे, तो हम लोगों की लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं, अब ये रिलीज गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को ये इनहेल करते हैं, लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। अब जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, ह्यूमन और एनिमल जितनी मात्रा छोड़ते हैं वो सारी कौन ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं। इसीलिए ये बैलेंस बना हुआ है। ठीक है। अब
अगर बैलेंस अपसेट हो जाता है, सपोज करो हम जंगलों में आग लग जाए या पेड़ खत्म हो जाए, कोयल या ऑयल वगैरह से वहाँ पे कहीं पे भी आग लग जाए, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से हीट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और पेड़ भी जल गए, पेड़ पौधे भी खत्म हो जाए, तो उसको लेगा कौन, कोई नहीं लेगा, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देट बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। तो हर साल जो मतलब आग लगती है, अब आग आपने सुना भी होगा कई बार, क्या फॉरेस्ट वगैरह, बड़े बड़े फॉरेस्ट में अपने आप आग लग जाती है, ठीक है। जो बर्निंग होता है, फ्यूल वगैरह जो जलाते हैं, कोयल का या ऑयल वगैरह का यूज़ जितना हम करते हैं, तो उसके कारण हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है हर साल, कितनी, बिलियंस ऑफ टन्स मात्रा में, ठीक है। एज अ रिजल्ट, अब उसका रिजल्ट क्या होता है, द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टेड एंड अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। अब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगी, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारा जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। कैसे होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे इन्वायरमेंट में आती है तो उसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, डू यू नो व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर हीट करती है तो वो क्या करती है, एक्सपेंड होती है, खुलती है, बढ़ती है। और अगर वो लाइट हो जाती है, अब एक्सपैंड होगी, खुलेगी, तो वो लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के बाद हवा ऊपर की साइड जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो डेंस होती है, भारी होती है, और वो नीचे की साइड आती है। इसलिए क्या होता है, दिस इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, और वो नीचे की साइड आती है। जब हॉट एयर ऊपर उठेगी और कोल्ड एयर क्या होगी, सराउंडेड एरिया को, जहाँ से हॉट एयर उठी है वहाँ से उस सराउंडेड एरिया को भर लेगी, उस ब्लैंक जगह को, सॉरी उस खाली जगह को वो भर लेगी, कौन, कोल्ड एयर, ठीक है। रशेस देट टू फिल इन द गैप, क्योंकि वो गैप को फिल कर लेते हैं। दैट इज हाउ द सर्कुलेशन टेक प्लेस, इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। अब कैसे, दोबारा से सुनिए आप ध्यान से। जब हवा गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होके फैलती है, फैल के वो क्या होती है, हल्की हो जाती है। जब हवा गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, और हल्की होने पे वो ऊपर उठती है। अब जहाँ से वो ऊपर उठी है वो स्पेस खाली हो गया, उस स्पेस में कौन आ जाती है, ठंडी जो हवा होती है वो भारी होती है, इसीलिए वो ठंड नीचे वाले स्पेस पे आ जाती है जहाँ पे खाली हुई है। और इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। जो ऊपर हवा उठी है वो थोड़ी देर में ठंडी होकर नीचे आ जाएगी, और नीचे वाली गर्म हवा फिर से ऊपर चली जाएगी, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब आपके सामने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, आप इनको रीड करिए। इस ग्लोबल वार्मिंग सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड। अब क्या आप सोचते हैं इनको पढ़ के कि क्या ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है हमारे वर्ल्ड के अंदर? तो बिल्कुल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्रीज लगा दी गई हैं जिनसे हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, काफ़ी सारे हमारे इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, जिनमें अपने आप गर्मियों के टाइम में आग लग जाती है, तो उससे भी बहुत बड़े बड़े जंगल जल जाते हैं। और उसके साथ साथ जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो उसको लेने के लिए वहाँ पे आसपास जो प्लांट्स हैं उनमें भी आग लग गई, वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको लेने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए हमारे इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये अलग अलग इन्होंने क्या है, हेडलाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है। और बाकी आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कोई पैराग्राफ लिखिए या रीड आउट कीजिए, तब आपको पता लगेगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग लेयर्स में, जो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रोपोस्फेयर जो बिल्कुल अर्थ के ऊपर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे है ट्रोपोस्फेयर जो बिल्कुल अर्थ से स्टार्ट होता है सरफेस से, और उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। अब हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एटमॉस्फेयर की, क्योंकि अर्थ के बिल्कुल पास में है। इसकी एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर ऊपर तक होता है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं। द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हियर। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो हमें क्या होगा, ब्रेथ लेने में, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म ऑकर इन दिस लेयर। सारे के सारे जो वेदर फेनोमेना है वो सारे ही हमारे ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मौसम चेंज होते रहते हैं, सीजन चेंज होते रहते हैं, वेदर बदलता रहता है डे टू डे, तो वो ट्रोपोस्फेयर में ही चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो एरिया आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो लाइट ब्लू एरिया है, ये है स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस जो है वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। ये 50 किलोमीटर हाइट तक, 50 किलोमीटर हाइट तक फैला हुआ है, ठीक है।
ये जो लेयर है बहुत ही फ्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लाउड वगैरह नहीं है, कोई वेदर फेनोमेना नहीं है। इसमें कंडीशंस जो होते हैं ज़्यादातर वो सही होती हैं एरोप्लेन को उड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मौसम की प्रॉब्लम नहीं है कि बारिश होने वाली है या कुछ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक इम्पॉर्टेंट फीचर और है स्ट्रेटोस्फेयर का कि इसी लेयर में क्या है, ओजोन गैस भी पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या करती है, वो सन से आने वाली जो यूवी रेज हैं उनको अर्थ पे आने नहीं देती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। अब हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करती है हमें। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये सन से आने वाली जो यूवी रेज हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उनको हमारी ज़मीन पर आने नहीं देती, सरफेस पे आने नहीं देती। यहाँ से अगर सपोज करो सीधी रेज आ रही हैं तो ओजोन से टकराकर वापस चली जाती हैं। नेक्स्ट वन हमारा मीजोस्फेयर। ये वाला पार्ट हमारा मीजोस्फेयर है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये थर्ड लेयर एटमोस्फेयर की, इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है और ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो भी मीटेराइट्स पाए जाते हैं जो यहाँ पर आकर जल जाते हैं, ठीक है, वो इसी लेयर में आके एंटर करते हैं स्पेस से, ठीक है। मतलब कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें हमारी अंतरिक्ष में एक्सोस्फेयर में फैली हुई हैं, अगर वो अर्थ के सरफेस में, अर्थ के एरिया में आके आती हैं, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स अगर उनको खींचता है, तो वो जब इस लेयर में आ जाती है तो उनमें आग लग जाती है, क्योंकि स्पीड के कारण, ठीक है। तो जैसे ही वो बर्न होती है मीटियोर्स, तो इस एरिया में आके वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं और कभी कभी अर्थ तक आने से पहले ही वो पूरी तरीके से जल जाती हैं। नेक्स्ट हमारा थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर भी इसी लेयर का एक पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये देखो यहाँ से, ये है थर्मोस्फेयर का पार्ट, ओके। रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह जो होते हैं, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। यही वो एरिया है जहाँ पे रेडियो ट्रांसमीटर्स लगाए जाते हैं, जहाँ से उनकी वेव्स आती है और यहाँ से टकराकर फिर वापस चली जाती हैं, ओके। नेक्स्ट वन है एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं। ये लेयर बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ हमेशा फ्लोट करती रहती हैं इसी स्पेस में, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स टू डू। मान लो आपको क्या करना है, कुछ नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस चीज़ के, कि एक न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, उसके अंदर क्या क्या वेदर फोरकास्टिंग हुई है, वेदर के क्या क्या रिपोर्ट उस दिन आई है, उनको आप लिखिए 10 डेज़ के, और उसके बाद रीड आउट कीजिए कि उन 10 डेज़ में आपका जो मौसम है वो कैसा रहा है, ओके। नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल जान लेते हैं वेदर और क्लाइमेट होता क्या है। वेदर होता है डे टू डे आपका जो मौसम चेंज होता है, आर टू आर जो चेंज होता है। सपोज करो अभी बहुत ज़्यादा धूप है और थोड़ी देर बाद बारिश जैसा मौसम हो जाए तो उसको हम वेदर बोलेंगे। और क्लाइमेट क्या होगा, कुछ टाइम तक का, सपोज करो 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, इस तरीके से जो लंबे समय तक चलेगा कंटिन्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट, ठीक है। अगर डेली बारिश हो रही है तो हम बोलेंगे रेनी सीजन है, ठीक है, रेनी क्लाइमेट है। लेकिन अगर बारिश अभी 1 घंटे हुई है, उसके बाद धूप निकल गई, फिर 1 घंटे थोड़ी देर बारिश हो गई, फिर धूप निकल गई, या फिर तूफान आ गया, तो वो जो वेदर है वो हमेशा चेंज होता रहता है। इज इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज रेन होने वाली है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी डे, तो क्या आज का दिन जो है वो ब्राइट है या सनी है। ये हमने कितनी बार सुना, हमने बहुत बार सुना है। ये किन से, क्रिकेट देखने वाले लोगों से, कि कैसा मौसम है आज भाई, क्या मैच ढंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। इस तरीके से हम रेडियो में भी अक्सर फोरकास्टिंग सुनते रहते हैं कि जो स्पीकर बोलते हैं कि क्या वेदर होने वाला है, क्या वेदर है, किस टाइप का वेदर है, क्या उसको वेदर को सही है या बाहर जाने के लिए ठीक है नहीं है। तो वेदर की फोरकास्टिंग अक्सर हम सुनते रहते हैं। जो वेदर होता है वो आर टू आर, डे टू डे चेंज होता रहता है हमारे एटमोसफेयर के अंदर। कभी हॉट हो जाता है, कभी ह्यूमिड हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है बहुत इरिटेट हो जाते हैं उस वेदर से। कैसे, सपोज करो अभी बारिश हुई है, बारिश होने के बाद एकदम से गर्मी हो जाए, ठीक है, तो जो मौसम होगा, जो वेदर होगा वो अच्छा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है बहुत अच्छा मौसम भी हो जाता है, एकदम से बिल्कुल ठंडी हवा चलने लगती है, शांत हो जाता है सब कुछ, ब्रीजी वेदर हो सकता है, चेयरफुल हो सकता है। जब हम तैयारी कर रहे थे कि चलो आज हम बाहर घूमने जाते हैं, मौसम आज बहुत अच्छा है, तो वेदर जो होता है वो आर टू आर चेंज भी होता रहता है।
वेदर जो है ड्रामेटिकली चेंज होता है। कोई पर्सन जैसे ड्रामा करता है ना, अभी खुश है अचानक से दुखी होगा, इसी तरीके से हमारा वेदर भी होता है, वो भी एकदम ड्रामे करता है कि अचानक से वो मौसम बदलता रहता है। अगर हम एवरेज देखें वेदर का, वेदर कंडीशन का एवरेज देखें किसी प्लेस का, कि वहाँ के प्लेस का जो पूरा क्लाइमेट है वो कैसा है, तो एक हम लंबे पीरियड को देखते हैं कि लॉन्ग पीरियड भाई 2 मंथ्स में यहाँ का जो डेली भाई बारिश हुई है, या डेली बहुत ज़्यादा वहाँ धूप निकले, एक दिन भी बारिश नहीं हुई, तो उससे हमें पता लगता है कि क्लाइमेट क्या है। ठीक है, वेदर डे टू डे, और जो अगर हम क्लाइमेट देखेंगे तो क्लाइमेट हमें लॉन्ग पीरियड में पता लगेगा किसी भी प्लेस का, लंबे टाइम तक अगर हम रुकेंगे तो। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि डेली वेदर फोरकास्टिंग क्यों होती है। क्यों होती है डेली वेदर फोरकास्टिंग? जिससे हमें डेली का पता लगता रहेगी कि आज बारिश होएगी या नहीं होएगी, इस तरीके से। डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि जो अर्थ है वहाँ पर सन की एनर्जी का सिर्फ कितना परसेंट जाता है? 1%। कितने में से? ओनली 1 in 2 बिलियन पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी। अगर हम बात करें अर्थ सन की एनर्जी की, अगर वो 2 बिलियन पार्ट है तो उसमें से हमारे पास सिर्फ 1 पार्ट ही आता है एनर्जी का, बाकी सारी एनर्जी हमारे पास नहीं आ पाती। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो कि हम फील करते हैं एवरी डे, ठीक है, उसको हम एटमोसफेयर बोलते हैं, जो कि हमारे एटमोसफेयर में पाया जाता है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो डिग्री होती है हमारी ठंडी की या गर्मी की, यानी कि कितनी ज़्यादा ठंड है, हॉटनेस है या कोल्डनेस है, तो वो हमें टेम्परेचर से ही पता लगता है। ओके, कैसे? सपोज करो कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हल्की फुल्की ठंड है। अगर हम बात करें भाई हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर से ही पता लगता है कि गर्मी है या ठंड है, या एटमोसफेयर का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब जो टेम्परेचर है वो सिर्फ रात और दिन में नहीं बदलता कि दिन में बहुत धूप हो गई तो गर्मी हो गई, रात को धूप सन नहीं है तो मौसम ठीक है, तो सिर्फ डे एंड नाइट में नहीं बदलता, लेकिन सीजन टू सीजन भी बदलता है। जैसे आप देख सकते हो कि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दियों में हमें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, बारिश का मौसम आता है तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना। तो हर चीज़ सीजन टू सीजन चेंज होती रहती है। समर्स एंड हॉटर, समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। जो समर्स होते हैं वो गर्म होते हैं विंटर्स से। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? जो बंटवारा है टेम्परेचर का, डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, वो हर जगह अलग अलग है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या करता है? इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन क्या करता है? एक इनकमिंग सोलर एनर्जी है जो कि हमारी अर्थ के ऊपर बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह मतलब हर जगह पूरी ठंड है तो भाई पूरी अर्थ पे ठंड हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। कैसे होगा कि अर्थ पे सपोज करो किसी पार्ट पे गर्मी बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है किसी पार्ट पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर। जो अमाउंट है इंसोलेशन का वो इक्वेटर की तरफ आते हैं तो डिक्रीज होता रहता है। इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं तो कम होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। इसीलिए देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम है, और इसी तरीके से जो टेम्परेचर है वो भी घटता जाएगा। इक्वेटर लाइन आपको पता है, जब हम अर्थ बनाते हैं तो अर्थ के बीच की जो लाइन होती है बिल्कुल 0 डिग्री, उसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और इक्वेटर से अगर हम नीचे जाते हैं या ऊपर की साइड जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, डाउन होता चला जाएगा। यानी कि इक्वेटर पे अगर गर्मी है तो हम पोल की साइड जाएंगे तो ठंड आने लगती है, और धीरे धीरे बिल्कुल पोल पे जब हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा स्नो ही रहता है, बर्फ़ जमी रहती है। अब आप समझ गए होंगे कि पोल हमेशा स्नो से क्यों कवर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो ये जो गर्मी है ये क्रॉप्स को ग्रो नहीं होने देगी, फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, एंड जो टेम्परेचर है सिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा बजाय कि विलेजेस के। द कंक्रीट एंड द मेटल इन द बिल्डिंग एंड द एसफाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड बाय द ड्यूरिंग द डे। और जो ये सारी चीज़ें हैं जैसे बिल्डिंग वगैरह है, कोई मेटल लगा लो, कोई एसफाल्ट लगा लो, रोड है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी कि दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो हीट है वो रिलीज्ड हो जाएगी कब? नाइट के टाइम पे। ऑल्सो जो क्राउडेड एरिया होते हैं वहाँ पे जैसे बिल्डिंग वगैरह हैं, सिटीज़ हैं, या कोई भी वार्म एयर वहाँ पे ज़्यादा होती है। दिस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। इसी के कारण वहाँ की जो एरिया है, जैसे सिटीज़ का जो एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर हम बात करते हैं सपोज करो सिटी की, तो सिटी में रहने वाले लोग ज़्यादा होते हैं,
है ना। वहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो लोग भी ज़्यादा होंगे, अब उनके पास व्हीकल्स भी होंगे, अब वो जहाँ काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ भी होंगी। तो इन सारी चीज़ों से, इंडस्ट्री से, व्हीकल से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है ना। जो भी धुआं वगैरह निकलता है, हीट निकलती है, तो उससे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन विलेजेस में ऐसा नहीं होता है। विलेजेस में लोग अलग अलग घरों में रहते हैं, ठीक है, कम लोग होते हैं, वो खेतों में ही काम करते हैं, तो वहाँ पे क्रॉप्स पाए जाते हैं, आसपास पेड़ पौधे भी होते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो सिटीज़ होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, बजाय कि गाँव का टेम्परेचर कम होता है। अब आप देखें यहाँ पे एक पिक्चर आपको गिवन है, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आपको बताए गए हैं। तो देखो सबसे पहले थर्मामीटर क्या होता है, ये हमारे टेम्परेचर को मेज़र करता है कि टेम्परेचर कितना है। जैसे आप सपोज करो किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो थर्मामीटर से ही बताता है कि आपको फीवर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं, मेज़र करते हैं कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद है रेन गेज, इससे हम क्या मेज़र करते हैं, रेनफॉल की कितनी रेनफॉल हुई है। हम इसको ओपन करके बारिश में छोड़ देते हैं और जितनी ये फिल हो जाएगा उसी से हमें पता लग जाएगा कि कितनी मात्रा में बारिश हुई है। विंड क्या होता है, ये डायरेक्शन बताता है हमें कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। ओके, अब ये देखो, डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर को मेज़र करने की वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। हम किसी भी टेम्परेचर को, चाहे वो कोल्ड है चाहे वो हॉट है, हम किसको डिग्री सेल्सियस में ही मेज़र करते हैं। ये किसने इन्वेंट किया था, एंडर्स सेल्सियस ने, ऑन द सेल्सियस स्केल पे। वाटर फ्रीजेज है 0 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल जम जाता है, और बॉयल किस पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एंडर्स सेल्सियस ने दिया था, ठीक है, क्या दिया था, डिग्री सेल्सियस। किसने इन्वेंट किया था, सेल्सियस ने, एंडर्स सेल्सियस ने। ओके, ध्यान रखना है आपको ये। अब देखो एयर प्रेशर के बारे में बात करेंगे, पहले ही पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताएगा कि अगर कोई पर्सन मून पे जाता है जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं है, बिल्कुल एयर नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स एक स्पेशल टाइप का सूट पहन के जाते हैं जिनके अंदर एयर होती है, जिससे वो मून पर इजीली रह सकते हैं। सपोज अगर ये स्पेस सूट ना हो तो क्या होगा, तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगी, फूट जाएंगी, फट जाएंगी, ठीक है, और एस्ट्रोनॉट्स हर जगह से उसके खून निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एयर प्रेशर की। आप जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि हमारे ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा फोर्स से हमारी बॉडी के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर। उसी से हमारा वेट, अगर हम नापते हैं वेट कितना है तो वो प्रेशर से ही आता है। समटाइम्स ये होता है कि अगर आप सपोज करो मून पर जाके अपना वेट मेज़र करोगे, आपका वेट कितना है, तो आपका वेट बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं है और हमारी अर्थ के ऊपर एयर प्रेशर है। अब कैसे, हमें फील भी नहीं होता। अब क्या आपको फील हो रहा है बैठे हुए कि क्या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर पड़ रहा है, नहीं फील हो रहा। तो इसी तरीके से हमें फील नहीं होता, लेकिन हमारे ऊपर हमेशा एयर का प्रेशर रहता है, बिकॉज द एयर प्रेशर आस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि जो एयर का प्रेशर आता है हर डायरेक्शन से आता है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है, जिसको हम काउंटर प्रेशर भी बोलते हैं। एयर प्रेशर डिफाइन करता है प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एयर, डिपेंड करता है कि वहाँ की वेट ऑफ एयर कितनी है अर्थ के सरफेस पे। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे लेयर्स में, जो कि हमने लेयर्स अभी रीड आउट की थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। जितना हम ऊपर जाएंगे हमारा प्रेशर, जो एयर प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। अब एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है सी लेवल पे एंड डिक्रीज विद द हाइट, और हाइट के अकॉर्डिंग जितने ऊपर तक हम जाते रहेंगे हमारा प्रेशर कम होता चला जाएगा। हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का वो बहुत ज़्यादा फैलाव है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑफ एयर एट गिवन प्लेस। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस की हम बात करें हॉरिजॉन्टली, तो वहाँ पे प्रेशर अलग अलग पाया जाता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एयर गेट्स हीटेड, जहाँ पे हाँ जो हवा है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा गर्म है, एंड राइजेज, और ऊपर उठती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। लो प्रेशर एरिया जो होता है विद क्लाउडी स्कीज एंड वेट वेदर, लो प्रेशर एरिया पे क्या होता है, एसोसिएट करता है क्लाउडी स्कीज को, मतलब वहाँ पे क्लाउड बनना शुरू हो जाते हैं और वेट वेदर शुरू हो जाता है, वहाँ पे गर्म, मतलब ये लगा लो
नमी वाला मौसम जिसको हम कह सकते हैं वो शुरू हो जाता है, ठीक है। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर, जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ की हवा ठंडी होती है। देखो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो उसको हम लो प्रेशर एरिया बोलेंगे, क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो ऊपर उठ जाएगी। हमने अभी पढ़ा था कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है। और जहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होगा, वहाँ की कम होगा, लोअर होगा, तो वहाँ की जो हवा है वो ठंडी होगी तो वो नीचे बैठेगी, है ना। हैवी एयर सिंक्स द क्रिएट्स है हाई प्रेशर एरिया, और हैवी एयर जहाँ होगी, जहाँ ठंडा एरिया होगा, वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। हाई प्रेशर जो है वो क्या करेगा, विद क्लियर एंड सनी स्कीज। अब वहाँ का जो एरिया होगा वो सनी होगा, बिल्कुल जो मौसम होगा, क्लाइमेट होगा। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसके बारे में भी हम अभी रीड आउट करेंगे, ठीक है। डू यू नो, ये हमने रीड आउट कर लिया, यस। डू यू नो अ नेम इज नेम्ड आफ्टर, सॉरी, अ विंड इज नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एक विंड का जो नेम होता है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम रखते हैं कि वो किस तरीके से या किस डायरेक्शन से ब्लो कर रही है या चल रही है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। अगर कोई विंड है जो वेस्ट से चल रही है, वेस्ट से ब्लो कर रही है, तो उसको वेस्टर्ली बोलेंगे। जो विंड की मूवमेंट होती है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब मूवमेंट, हवा की जो मूवमेंट होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन एंड पेमेंट ऑफ अप्रूव्ड ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब आप हवा को कैसे देख सकते हो, आप हवा को देख सकते हो जब पत्ते उड़ते हैं, है ना, या फिर कोई पेड़ पौधे हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं, तो स्टॉर्म होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा जेंटली चलती है तो आप महसूस करते हो उन चीज़ों को, आसपास धुआं उड़ता हुआ देखते हो, डस्ट उड़ता हुआ देखते हो। एट टाइम इट कैन बी स्ट्रॉन्ग, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है विंड और बहुत डिफिकल्ट होता है उसके अगेंस्ट में चलना। सपोज करो बहुत ज़्यादा हवा सामने से आ रही है और आपका उसी तरफ जाना है, तो वहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो बहुत तेज है तो। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। और ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर बहुत तेज हवा जिस दिन चल रही है उस दिन आप अम्ब्रेला को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हवा में आपने देखा भी होगा और आपने, हो सकता है अभी तक किसी न किसी दिन आपके साथ हुआ भी हो ये कि आप अम्ब्रेला लेके चल रहे हो और एकदम से बहुत तेज़ तूफान आ जाए तो अम्ब्रेला भी उड़ जाता है या उल्टा हो जाता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल, सब कुछ और एग्जाम्पल देखो। सपोज करो अगर हवा कहाँ से आ रही है और आपको कहाँ जाना है, सामने से आ रही है और आप उस साइड जाना चाहते हो तो वो उधर जाना मुश्किल होता है, ठीक है। सपोज करो आप छत पे खड़े हो और बहुत तेज तूफान आ जाए, बहुत तेज हवा चलने लगे, तो आसपास का एरिया, आपके पेड़ पौधे छत पे अगर लगे हुए हैं या आसपास का एरिया, तो आपको बिल्कुल उड़ता हुआ नजर आएगा, वहाँ खड़े होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, पहले ये पिक्चर हम देख लेते हैं। मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं जिसके अंदर आपको बताया गया कि विंड कहाँ से कहाँ चलती हैं। हम जीरो या इक्वेटर लाइन से शुरू करते हैं। देखिए जिसको नहीं पता है, ये जो मिडल लाइन होती है अर्थ की उसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इक्वेटर लाइन जो होती है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और जैसे ही हम पोल की तरफ जाते हैं तो ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये जो पोल एरिया होते हैं ऊपर का भी और नीचे का भी, नॉर्थ एंड साउथ, ये हमेशा स्नो से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। अब ये जो इक्वेटर लाइन, अब यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया है और ये है हॉरिजॉन्टली ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। अब हवा जो है हमेशा क्या करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। ये हाई प्रेशर एरिया यहाँ से साइड चल रही है, ये वाला हाई प्रेशर एरिया यहाँ से यहाँ चल रही है इक्वेटर लाइन की तरफ, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये जो बीच का एरिया ये भी लो प्रेशर एरिया, इससे इधर चल रही है और इससे नीचे की साइड। और जो पोल एरिया होता है वो हाई प्रेशर एरिया होता है, हाई तो लो की पोल की साइड से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा चल रही है ना। तो अब इसके अंदर देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी हवा है, जो आपको साइन नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब विंड जो होते हैं 3 टाइप से डिवाइड की गई हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है परमानेंट विंड, जहाँ पे ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टलाइज होती हैं, डिस्टलाइज, ये आर द परमानेंट विंड। ये जो परमानेंट, जो हमेशा चलती रहती हैं। दीज ब्लो कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि हर साल, पूरे साल चलती रहती हैं एक ही डायरेक्शन में, उनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड। सीजनल विंड क्या होती हैं? दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। ये जो विंड होती हैं ये अपनी डायरेक्शन बदलती रहती हैं हर सीज़न में। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एक है मानसून,
मानसून कौन सी विंड है जो कि इंडिया में बारिश लेकर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मानसून। ठीक है, तो वो सीजनल होती है, वो पूरे साल नहीं चलती। नेक्स्ट लोकल विंड, ये जो विंड होती हैं ये पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ डे और ईयर में चलती हैं और कुछ एरिया में चलती है, स्मॉल एरियाज में। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीजेस, अब आप ध्यान करो, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, कौन सी थी जो हॉट एंड ड्राई विंड थी, और इट इज़ कॉल्ड लू। उनको क्या बोला जाता है, लू। आपने सुना भी होगा कि भारत के अंदर गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ठीक है, क्यों, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। साइक्लोनिक नेचर्स फ्यूरी, अब यहाँ पे देखो साइक्लोन आया और डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन से सब कुछ यहाँ खत्म हो गया, तबाह हो गया है। उड़ीसा, आपने पढ़ा भी होगा, उड़ीसा क्या है, एक स्टेट हमारी इंडिया की, वो कहाँ पे है, वो बिल्कुल सी कोस्ट पे है, इंडिया के प्रोन एरिया जहाँ पे अक्सर साइक्लोन आते रहते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की साइड है। 17 और 18 अक्टूबर 1990 को यहाँ पे एक साइक्लोन आया था बहुत बड़ा, जिससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया था, काफ़ी सारे जो इनके डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे के सारों में साइक्लोन आया था, वो बिल्कुल तबाह हो गए थे। सुपर साइक्लोन भी उसको हम बोल सकते हैं। 29 अक्टूबर का आया था 1999 में, यानी कि 17-18 को आया, फिर 29 अक्टूबर को फिर आया। ठीक है, जिससे बहुत सारा जो पोर्शन है, बहुत सारा जो एरिया वो डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया था। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके, अब विंड वेलोसिटी डिपेंड करती है कि वहाँ पे समुद्र के अंदर कैसी हवा चल रही है। अगर समुद्र के अंदर बहुत तेज़ तूफान वाली बारिश हो जाए तो क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं अक्सर वहाँ पे फ्लड आ जाती है, या बहुत बड़े बड़े टाइडल आ जाएं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े अगर वेव्स आ रही हैं, टाइडल आ रहे हैं, बीच में उठ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, समुद्र के किनारे आकर ही रुकते हैं, और किनारे पे जो एरिया होता है वहाँ पे अक्सर सुनामी या फ्लड आती है। जो विंड्स होते हैं वो 260 पर किलोमीटर उस टाइम पे क्या कर रही थी, चल रही थी 36 आवर में। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज, अब ये जो बहुत तेज़ स्पीड से जो विंड आई थी उनसे क्या हुआ था कि ट्रीज की जो जड़ें हैं वो तक उखड़ गई थी, और जो कच्चे हाउस थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, रूफ है उनकी छतों की वो उड़ गई थी, और काफ़ी सारा जो एरिया है वो बिल्कुल वहाँ से ख़राब हो गया था या ख़त्म हो गया था बिल्कुल। मतलब बहुत तेज़ वहाँ तूफान आया था कि सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया, काफ़ी लोगों के घर भी चले गए थे। ठीक है, वहाँ की जो पावर सप्लाई है या टेलीकॉम लाइन्स है वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो ही गई थी। हैवी रेन हुई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये जो साइक्लोन था वो 3 दिन तक कॉन्टीन्यूस चला, यानी कि 3 दिन तक कॉन्टीन्यूस तबाही हुई। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, एनिमल्स हैं, या वहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। और ये जो रेन है इसी के कारण यहाँ पे फ्लड भी बहुत ज़्यादा आई। यहाँ के जो रिवर हैं वो पूरी तरीके से पानी से भर गई थी, और वहाँ के रिवर के आसपास के जो एरिया वहाँ पे भी फ्लड बहुत ज़्यादा आई थी उड़ीसा में। जो साइक्लोनिक विंड्स हैं उन्हीं के कारण टाइडल्स आते हैं, टाइडल वेव्स आती हैं जो कि 20 किलोमीटर ऊपर तक भी हो सकती हैं, मतलब लंबी लंबी होती हैं, काफ़ी बड़ी। इनलैंड, अगर हम इनलैंड की बात करें वो बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई थी। अगर हम लैंड की बात करें यानी कि समुद्र किनारे जो गाँव रहे होंगे या जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए होंगे। 7 to 10 मीटर हाई टाइडल, अभी इनकी ऊपर तक हाइट कितनी थी, 7 से 10 मीटर हाइट, और लंबाई कितनी हो सकती है, 20 किलोमीटर तक, मतलब काफ़ी बड़ी थी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी और अचानक से आ गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था लोगों का। वहाँ के लोगों की जो क्रॉप्स थी, जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो की हुई थी, जो लोगों के खेत थे, उनकी ज़मीनें थी, पूरी तरीके से वहाँ पे ख़राब हो गई, डैमेज हो गया, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। अब जो ये साइक्लोन है ये क्या होता है, गल्फ़ के अंदर, गल्फ़ ऑफ थाईलैंड, वहाँ पे डिप्रेशन हुआ था, तो उसी के कारण वहाँ पे ये वहाँ से स्टार्ट हुई थी साइक्लोन आना, और धीरे धीरे उड़ीसा तक फैलती हुई आ गई थी। अब ये जो गल्फ़ ऑफ थाईलैंड का है, नॉर्थ ईस्ट में, पोर्ट ब्लेयर से, पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान और निकोबार के पास है ना, वहाँ की स्टेट है, ओ सॉरी कैपिटल है। 25 अक्टूबर 1919 को एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और किस साइड वो बदल गई, मुड़ गई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इट इंटेंसिफाइड इनटू सुपर साइक्लोन, और एक बहुत बड़ा साइक्लोन बन गई, सुपर साइक्लोन। मतलब यहाँ तक वो थोड़ा कम था, लेकिन जब वो मुड़ गई, किस साइड मुड़ी, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जब वो मुड़ गई, कौन, सुनामी बोल सकते हैं, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसने सुपर साइक्लोन का एक रूप ले लिया, बहुत बड़ा, और उसने एरिया को हिट किया। कौन कौन से एरिया को, ये उड़ीसा में आते हैं, इरासामा और बालीकुदा, ये एरिया थे, वहाँ पे जाकर सुनामी ने हिट किया 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे, जिससे वहाँ पे सब कुछ थोड़ी ही देर में ख़त्म हो गया। सुपर साइक्लोन अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया उड़ीसा का, वहाँ के भुवनेश्वर तक पहुँच गया था, कटक, और वहाँ पे 28 कोस्टल टाउन्स हैं वो भी ख़त्म हो गए थे बहुत।
अबाउट 13 मिलियन लोग जो थे वो वहाँ से अफेक्टेड हुए थे इस सुपर साइक्लोन से। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों का सब कुछ ख़त्म हो गया था, मर भी गए थे लोग और अपने घर छोड़कर लोग चले भी गए थे। और जो वहाँ पे क्रॉप्स खड़ी थी, स्टैंडिंग क्रॉप्स जो थी उस टाइम पे जो कल्टीवेशन कर रखी थी, एग्रीकल्चर जो था वो भी ख़त्म हो गया। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो लोगों ने ग्रो किए हुए थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। और वहाँ पे बड़े बड़े टाइडल सर्ज आए थे। लास्ट एक्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो भी, जो वहाँ की लैंड थी वो भी अनफर्टाइल हो गई, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो बहाकर कौन ले गया, समुद्र का पानी सारी बहाकर लेकर चला गया। तो वहाँ की लैंड भी अब इतनी फर्टाइल नहीं रही। लार्ज लेवल पे हम बोल सकते हैं, बड़े लेवल पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लास्ट एक्ट्स ऑफ साल टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव डिस्पर्ड। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं वो पेड़ भी गिर गए थे। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ का पारादीप एंड कोणार्क में, वो भी पूरी तरीके से वैनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो सपोज आप देखो कि फॉरेस्ट तक को मतलब इतनी बड़ी सुनामी आई कि उसने इतने बड़े एरिया को, इतना ज़्यादा एरिया उसने कवर किया और इवन उसने बड़े बड़े फॉरेस्ट को भी ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं या कोई वीडियो देख सकते हैं उस टाइम की लोगों की, मतलब मिल जाएगी आपको इजीली 25 अक्टूबर 1999 के बारे में, कि आप सुनोगे या अपने बड़ों से पूछिए कि उस टाइम पे बहुत लोगों को नुकसान हुआ था। अब हम बात करते हैं रेनफॉल। रेनफॉल पहले रीड आउट कर लेते हैं। मॉइस्चर, जब वाटर वेपर लैंड से उठते हैं अलग अलग वाटर बॉडी से और इट बिकम वाटर वेपर, तो क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, मॉइस्चर जो कि हवा में होता है किसी भी टाइम पे, उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो फुल ऑफ वाटर वेपर होता है, क्योंकि वाटर वेपर से ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है। वी कॉल इट है ह्यूमिड डे। उस दिन हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिड डे। यानी कि जैसे सपोज करो ना किसी दिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी के अंदर ही ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा होती है ना, नमी हर जगह होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट्स वार्मर, जितनी हवा गर्म होती जाती है उसकी जो कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अगर हवा ठंडी होगी तो वो उसको पानी को होल्ड करना उसको दिक्कत होगी, लेकिन अगर वो हवा गर्म है तो वो पानी को ज़्यादा होल्ड कर सकती है। एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, इसलिए वहाँ पे गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है क्योंकि ह्यूमिड भी होती चला जाता है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, क्लोथ्स को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवोपरेट इजीली, और जो हमारी बॉडी में पसीना आता है, स्वेटिंग होती रहती है, वो भी एकदम से ख़त्म नहीं होती, वो भी आती ही रहती है इस दिन, ठीक है। मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और इस दिन हम अपने आप को बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। कब, जिस दिन ह्यूमिड डे होता है, ठीक है। वैन द वाटर वेपर राइजेज, जैसे ही वाटर वेपर ऊपर उठता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग, वो ठंडा होना लगता है। और जैसे ही वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, वो क्या करता है, ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं, छोटी छोटी बूंदें गिरती है पानी की। क्लाउड, जब बहुत ज़्यादा पानी लेके आता है, जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, इतने सारे पानी से ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी इकट्ठी हो जाती हैं जब क्लाउड्स में। वैन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, और जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं कि वो फ्लोट नहीं कर पा रही एयर में, तो क्या होता है, वो देन दे कम डाउन एज ए प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वो नीचे गिरना शुरू कर देती हैं और उससे बारिश होती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, जो जेट प्लेन्स आपने देखे होंगे अक्सर, जो कि आसमान में उड़ते हैं, वो अपने पीछे वाइट कलर का धुआं सा छोड़ जाते हैं, देखे होंगे ना आपने, क्या ऐसा लगता है किसी रास्ते से गए हैं। तो ये भी क्या होता है, मॉइस्चर होता है फ्रॉम देयर इंजन, जो कि उनके इंजन से निकलता है, और वो जब तक आपको दिखाई देता है तब तक उसके बीच में हवा ना आ जाए। जैसे ही उसके बीच में हवा आई, उसने उसको डिस्टर्ब किया और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो वो बहुत लंबे टाइम तक है, अगर हवा कम चल रही है या बहुत कम है या इन्वायरमेंट ऊपर तक वहाँ पे हवा नहीं है, तो वो ट्रेल आपको बहुत लंबी नज़र आती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशंस दैट कम डाउन टू द अर्थ इज लिक्विड फॉर्म एज कॉल्ड रेन, जब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर वगैरह था, जब ये थोड़ा बूंदों का रूप ले लेता है और वो जब हैवी हो जाती है और हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी हवा में तैर नहीं पाती, तो वो नीचे गिर जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर से ही कंप्लीट होता है। जब रेन वाटर, क्योंकि रेन वाटर हर जगह गिरता है, बारिश हर जगह आती है और जितना पानी ज़मीन में जा सकता है वो चला जाता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने के लिए। जब ट्रीज़ जो होते हैं उनको काट दिया जाए, रेन वाटर जो है वो डायरेक्ट बहना शुरू कर देता है माउंटेन्स वगैरह से या कहीं से भी। अगर सपोज करो माउंटेन पे ट्रीज़ नहीं है तो डायरेक्ट पानी नीचे गिरेगा, और अगर माउंटेन में पेड़ पौधे लगे होंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनकी जड़ें उस पानी को अंदर की साइड खींच लेते हैं और कम पानी गिरता है, ठीक है, तो मिट्टी का बहाव कम होता है।
उससे क्या होता है, अगर माउंटेन में पेड़ पौधे नहीं होंगे, डायरेक्ट पानी गिरेगा, जितना पानी हो सारा नीचे गिरेगा, तो क्या होगा, फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म के बेस बात करें, 3 टाइप की रेनफॉल पाई जाती है, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ये आपको नजर आ रही है, देखिए आप, जब कोल्ड एयर है और इधर वार्म एयर है, वार्म एयर ऊपर उठ रही है, कोल्ड एयर यहाँ पे नीचे की साइड आ रही है, आपस में टकराई दोनों और बारिश हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोनिक रेनफॉल। ओके, अब ये है रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर के साथ ये बादल उड़ रहा था और इसकी बूंदें थोड़ी थोड़ी मोटी होने लगी थी, हैवी होने लगी थी, और जैसे ये इससे टकराई पहाड़ से, अचानक यहाँ पे बारिश हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल, ये क्या है, यहाँ से इसने एवोपरेट हुआ, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ती, अब ये जो गर्मी एवोपरेट होता रहेगा पानी, और गर्मी बढ़ती रहेगी, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ऊपर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हैवी हो जाएंगे, और हैवी होते ही यहाँ पे बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल रेनफॉल। ओके, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। इट बिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, ये हमारे अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर लेकर आती है। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर सिर्फ रेनफॉल से ही आता है। अगर रेनफॉल कम मात्रा में हो तो वाटर स्कैसिटी हो सकती है, यानी कि वाटर बहुत कम हो सकता है या सूखा भी पड़ सकता है। अगर दूसरी साइड हम बात करें, वाटर अगर ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होगा, फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब हमें जितनी नीड है उतनी ही बारिश होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो फ्लड आ जाएगा, और कम होगी तो क्या होगा कि सूखा पड़ जाएगा। डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस आर स्नो, स्लीट एंड हेल। ये अलग फॉर्म है, ठीक है, स्नो, स्लीट और हेल। Thanks for watching my video. Please do like, comment, share, and if you haven't subscribed, subscribe this video. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।